अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के दिन में 2026 में बैठकर जब हम 7 अक्टूबर के हमलों को या इसराइल ईरान की और अमेरिका की जंग को कॉन्टेक्चुअलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो अरब स्प्रिंग कभी भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनता, हालांकि वो ओरिजिनल कैटलिस्ट है। ये अनफॉर्चुनेटली पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जो एक आप कह लें लैक ऑफ डेप्थ होती है या एनालिसिस के अंदर आपको एक शैलोनेस नज़र आती है। इसको एड्रेस करने के लिए साद और हमने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखी होगी, उम्मीद है। अभी उसका एक्सटेंडेड भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, जिसके अंदर हमने एक कॉन्टेक्स्ट पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश की थी कि जो बैकड्रॉप था गल्फ़ की जानिब से एज एन एग्रेसर ईरान के ख़िलाफ़ क्यों वो मंजर आम पे सामने आए, या अब्राहम अकॉर्ड्स कहाँ से मटीरियलाइज़ करते हैं। वो बुनियादी फ़ियर जो है उसका कर्नल या आप कह लें उसका बुनियादी बीज जो बोया जाता है, वो अरब स्प्रिंग या फेसबुक रेवोल्यूशन की शक्ल में दिया जाता है, जहाँ पॉपुलर सेंटिमेंट नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, गल्फ़ के अंदर, जनरली मिडल ईस्ट रीजन के अंदर अवामी सेंटिमेंट, चाहे वो जमहूरी इक़्तिदार से मुतल्लिक हो, इस्लामी कवानीन से मुतल्लिक हो सकता है, या जनरल इस्लामिक डिस्पोजिशंस और एटीट्यूड से मुतल्लिक हो सकता है, वो जब मंजर आम पे आया था, तो उसके बाद जिस किस्म की कारनेज, वायलेंस, सर्वेलेंस और उल्टी सीधी डिप्लोमेटिक बैक चैनलिंग नेगोशिएशंस, मतलब मेरे ख्याल में बैड डीलिंग की गई थी, बैड फेथ डीलिंग की गई थी अमेरिकन और इजरायलीज के साथ, आज उस दौर का हम सॉर्ट ऑफ कड़वा फल तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस जीवन में मैंने एक्चुअल एक माहिर जिसने मेरे साथ ये फिल्म बनाई थी, हाफिज साद बिन रियाज को बुलाया। तो हाफिज साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है आप? ठीक ठाक कर में लगा। ये सीन एक दिखा दें, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो ज़रा ये वीडियो देखिएगा। जरा ये वीडियो देखिएगा। 2011 की स्प्रिंग में अरब ममालिक में एक लहर उठी, इसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। मोहम्मद बू अजीज़ी, जो एक रेडी लगाने वाला गरीब आदमी था, उसने तूने शहर में अपने बदन को आग तो लगाई, लेकिन उसने पूरे खित्ते के अंदर इनकलाब की एक ऐसी लहर फैला दी जिसने अपनी तपिश की लपेट में पूरे अरब को ले लिया। वो लहर फैलते फैलते मिस्र पहुंच गई, और मिस्र के अंदर हुस्नी मुबारक, जो फॉर लाइफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए हुए थे, उनको 18 दिन के अंदर चलता किया निहत्ते प्रोटेस्टर्स ने। ना प्रोटेस्टर्स के हाथ में डंडे थे, ना पत्थर थे, ना असला था, बल्कि उनके पास उनकी उम्मीदें थीं कि जिस लाकानूनियत का और गुर्बत का वो शिकार थे कि वो उससे जान छुड़ाएंगे। ये इनकलाब जो लोगों के लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था अरब रियासतों में और दुनिया के अंदर भी, वेस्टर्न ममालिक के अंदर भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या हम डेमोक्रेटिक राइज देख रहे हैं अरब ममालिक के अंदर। इसी एक इवेंट को एक और जाविये से, एक और निगाह से देखा जा रहा था अरब की उस खलीजी पट्टी के अंदर, जहाँ ये 3-4 रियासतें मौजूद हैं जो फैमिली बिजनेस नुमा हैं, जो उनको एक आदि रॉयल फैमिली चलाती है। कमिंग बैक आई गेस 2-3 हवालों से जो अरब स्प्रिंग थी वो बहुत यूनिक थी, बिकॉज इवेंट्स पहले भी बहुत हुए हैं जिनको हम कैटलिस्ट कह सकते हैं किसी न किसी तनाजुर के अंदर। 9/11 का है, इन्वेजन ऑफ इराक है, इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान है, फिर 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टफ लीडिंग टू दैट, सऊदी अरब का नया उभर के आना, MBS, मोनार्कीज चेंज हो रही थी, द ओल्ड लीडरशिप, ओल्ड गार्ड जा रही है, ओल्ड गार्ड जा रही है, न्यू जनरेशन जो किसी ने ब्रिटिश कोलंबिया से पढ़ा हुआ है, किसी ने ब्रिटिश रॉयल आर्मी से पढ़ा हुआ है, किसी ने वाशिंगटन से पढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें अब टेक ओवर कर रही हैं और वो अपने साथ पूरा एक वर्ल्ड व्यू लेकर आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक इनकी कल्बिनेशन हुई इस अरब स्प्रिंग के अंदर एक नया फिनोमिना हमें देखने को मिला, जिसको डॉक्टर एंड्रियास क्रेग ने नाम दिया सबवर्जन का, कि किस तरह आपने वार के थ्रेश होल्ड को क्रॉस किए बगैर किसी और कंट्री के अंदर इंटरफेयर करना है थ्रू मीडिया वारफेयर, थ्रू स्ट्रेटजिक मीडिया वारफेयर, और ये बड़ी कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट किया UAE ने। इससे पहले ये फिनोमिना उस तरह से नहीं मिलता, बिकॉज उससे पहले फेसबुक नहीं थी, उससे पहले मीडिया वारफेयर में चीज़ें एक्टिव नहीं थी, बराह रास्त किसी तक रसाई पहुंचने के लिए कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड थी स्टेट की। अब तो आप जैसे सरकमवेंट कर सकते हैं स्टेट मशीनरी को, एंड यू कैन डायरेक्टली रन एड्स फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाटएवर। हर चीज़ को बहुत डिस्क्रीटली कर सकते हैं विदाउट गेटिंग योर मैन ऑन द ग्राउंड, राइट? दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और एक ऑर्गेनाइजेशन थी तमरूद के नाम से, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जिन्होंने इजिप्ट काउंटर रेवोल्यूशन की प्लानिंग की और सारा कुछ किया। bunch of these companies consulting and PR firms जिन्होंने तमरूद तो बाकायदा एक एंटी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बनाई गई ना, और बताया गया कि जी हम इसलिए मूवमेंट चला रहे हैं क्योंकि मुर्सी की जो गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो उसने जो वादे किए थे ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, ऑन द सोशल फ्रंट, वो परफॉर्म नहीं कर रहे।
तो डॉक्टर एंड्रियास क्रेग नाम देते हैं इसको सोशियो पॉलिटिकल कंसेंसस जो मीट हुआ था स्टेटस को का उसको किसी तरह डिसरप्ट किया जाए। ये यूएई ने सोचा कि जो कंसेंसस मीट हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द कल्बिनेशन ऑफ एमबी मुस्लिम ब्रदरहुड और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको किस तरह से डिस्टर्ब करना, और उसके लिए फिर उन्होंने इन चीज़ों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया विदाउट गेटिंग इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हम तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमारा तो कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या कोई स्ट्रेटेजिक गोल नहीं है, जो कि उनके शुरू से हमेशा से रहा था। सो दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। और पहली जो सबवर्जन की टेक्निक थी वो उसी के तौर पर लगाई गई थी। और सोने पे सुहागा कि जब भी इस तरह की चीज़ें डिप्लॉय होती हैं तो इनको एक ऑडियंस मिल जाती है। आपको पता है कि ग्रीवियंस लोगों के होते हैं जेन्युइन, और वो जेन्युइन थे। लोग चाह रहे थे कि अब हुस्नी मुबारक का ख़ात्मा हुआ है और एक डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा हुआ है, और फर्स्ट इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट पहली बार लोगों ने खुल के वोट दिया एक पार्टी को और अपने एतमाद के साथ कि और वो पार्टी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। तो लैक ऑफ क्या कहना चाहिए गवर्नेंस लैक से वहाँ पर पॉलिटिकल कुछ मामलात होंगे कुछ लोगों को, और फिर एक पूरी क्लास ऑफ ऑडियंस वेस्ट के अंदर जिनको था कि ये कौन आ गए लाइक मुझे याद है वो फरीद ज़करियास जो है दुनिया के क्वाइट लिटरली दी फरीद ज़करिया और दुनिया के फरीद ज़करियास जो हैं जो लिबरल पर्सपेक्टिव से सॉर्ट ऑफ वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क, बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, बड़े पॉलिटिकल कैपिटल से बैठ के वो एक हॉक की पॉलिसी के तौर पे ना कि हमारे इम्पीरियल अज़ाइम यहाँ पे कैसे पूरे हो रहे हैं, हमारे ग्रैंड नैरेटिव में कहाँ फिट बैठ रहा है। तो वहाँ एक एक्साइटमेंट मुझे याद है कि ओ माय गॉड डेमोक्रेटाइजेशन की लहर आ गई नॉर्थ अफ्रीका मिडल ईस्ट में, अब तो इजराइल को भी वो पहचान लेंगे और तिजारत में भी आसानियाँ आ जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वहाँ अट्रैक्शन ये थी कि जो नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में अमेरिकन या वेस्टर्न इम्पीरियल अज़म कमज़ोर पड़ रहा है, मांद पड़ रहा है, वो रीडबल हो जाएगा, उसको एक 100 साल की मजीद लीज ऑन लाइफ मिल गई है। लेकिन रिजल्ट में ये निकला कि आपको मजहबी टाइप पॉपुलिस्ट, जिनको आज की पॉपुलर इस्तिलाह में गाली के तौर पे दिया जाता है कि पॉपुलिस्ट से मुराद अवाम दोस्त, अब ये मतलब ये बुरी कहाँ से बात, आई डोंट नो। वो डेमोक्रेटिक वाला एलिमेंट जो है वो पीछे चला गया बैक बर्नर पे, एंड द आइडिया ऑफ द सेक्युलर, द आइडिया ऑफ द वो द इंटरनेशनल लिबरल एजेंडा, वो मसला बन गया। मुझे याद है कि वो हमारे यहाँ जो बहुत मशहूर, आप नोट कीजिएगा कि अरब स्प्रिंग के बाद की तकरीर है आसमा जहांगीर साहबा की, बिल्कुल जो वो कह रही हैं कि आई थिंक अल्जीरिया की एग्जांपल देके कि इस्लामिस्ट जो हैं, इस्लामिस्ट आ जाएंगे अगेन इस्लामिस्ट, हाउ टू सेव डेमोक्रेसी फ्रॉम इस्लामिस्ट्स, अगेन मतलब ये एक थ्रेट है टू डेमोक्रेसी एंड टू सिविल ऑर्डर और व्हाटएवर, राइट। और ये सारा कुछ ऑर्गेनिक नहीं हुआ था। जो ये किसी का ख्याल है ना कि किसी की जेन्युइन होंगी लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस, हमेशा पॉलिसी के अंदर गैप्स होते हैं। मतलब हर जगह जब रिपोर्ट पेश होती होगी किसी न किसी गवर्नमेंट की, तो वो 70% मीट किए होंगे किसी ने टारगेट, किसी ने 80% किए होंगे। बट वो जो एक होता है कि वो ग्रीवेंस रखना, और एक होता है कि मैंने ये सोशियो पॉलिटिकल कंसेंसस जो मीट हुआ हुआ इस टाइम, इसको डिस्टर्ब करना है थ्रू दिस होल मीडिया वॉरफेयर, और ये सारी चीज़ें बनानी है कि ये देखो इस्लामिस्ट आ गए हैं और ये परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, और फिर सोने पे सुहागा ये तो इसराइल के दुश्मन है और ये मॉडर्निज्म के दुश्मन हैं, और ये ऑल दिस ऑल दिस गार्बेज अबाउट जो हम सुनते हैं अबाउट वुमेन राइट्स, फिर गे राइट्स, और फिर LGBTQ वाला पूरा सीन। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कम्स इन के इट्स वेरी इजी टू, यानी इवन मुसलमान को भी आपने अगर ट्रिगर करना हो तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट से टू देम के ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये जानवर है, ये औरतों के खिलाफ है। और बड़े अच्छे कंजर्वेटिव मजहबी मुसलमान भी कहेंगे हाँ यार वैसे ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, बात तो ठीक कर रहे हैं, बिकॉज 20-25 साल की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड, this particular the war this is the Arab Spring War जो हम लड़ रहे हैं इस वक्त, by the way the war that everybody is engaged in, this is the Arab Spring War, this is the culmination point of that, and ये 3 successive Gulf Wars हैं जो हम जो अब ये this is the third Gulf War। इसका नाम मेरे ख्याल में बड़े फेयरली प्रोफेसर जॉन मीर शैमर वगैरह ने दिया हुआ है कि दिस इज द थर्ड गल्फ वॉर जिसको इस वक्त हम इंगेज कर रहे हैं। एंड गल्फ 3 जो है उसकी डिसएंगेजमेंट जो है वो इंटायरली डिपेंड करती है कि अमेरिका कितना विलिंग है कि वो इम्पीरियल चोक होल्ड को रिलीज़ कर दे जितनी स्पीड से, नहीं तो डबल डाउन करे और इसको पकड़ने की दोबारा कोशिश करे। उसके एलाइज जो हैं उनके इंटरेस्ट क्या थे एट दैट टाइम, यानी गल्फ को हमने एनालाइज किया फिल्म में, एट दैट टाइम दे हैड अ वेरी हाई वेस्टेड इंटरेस्ट टू ट्राई टू entertain the Americans, entertain the Israelis. What is really funny is कि in hindsight it's quite clear कि वो सारे पैसे वो efforts राय कहाँ गए हैं वो बैट पे ऑफ नहीं हुई। But
द गल्फ सीम्स टू बी डबलिंग डाउन, यानी वो पॉस्चरिंग के अंदर अभी भी मैसेजिंग डाल रहे हैं कि हम स्ट्राइक बैक करेंगे विद व्हाट मिलिट्री कैपेबिलिटीज। अभी फिर दोबारा कुछ अगेन इस फिल्म का उतना ही ताल्लुक है गल्फ के साथ, अरब स्प्रिंग के साथ, जितना उसका ईरान वॉर के करंट उसके साथ है। इट इज लाइक अबाउट, आई वुड से दिस वाज वन पोर्शन ऑफ द लास्ट 30-40 ऑड ईयर्स जो बहुत जरूरी थे 1980s ऑनवर्ड्स। गल्फ 1, 2, 3 एंड 3 के अंदर हम हैं। पाकिस्तान में दो ही किस्म के लोग हैं, एक वो जो दुनिया भर में फैल के हक हलाल की मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने घर वालों को भेजते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो घर पे सुकून से बैठ के उस पैसे को खाते हैं। इत्थे 1 दूनी 2 दूनी 4 होंदा है, मतलब बड़ा भरा बाहर होंदा है। टैप टैप सेंड एक ऐप है जिसके जरिए आपके वो मेहनत कश मजदूर बहन भाई अजीज जो बाहर बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको यानी एके पप्पू इजीली आपको हर माह पैसे भिजवा सकते हैं ताकि आप अपना CT-70 लेने का ख्वाब पूरा कर सकें। तो पप्पू कांट डांस साला बट ही श्योर कैन टैप टैप। टैप टैप सेंड एक ऐप है जो कंपेटिटिव रेट से देती है एक्सचेंज फ्रॉम करेंसी टू करेंसी और बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन करती है, यानी जल्द से जल्द आपके पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। टैप टैप सेंड एक मिनिमम अमाउंट के बाद आपसे कोई सरचार्ज नहीं लेती और आपसे कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज करती। तो मिनिमम अमाउंट मीट करने में ट्रांजैक्शन फ्री हो, एक्सचेंज रेट्स कंपेटिटिव हो, तो स्पीड सर्विस की इंतहाई फास्ट हो, और उसके ऊपर अगर आपको EON यानी ईओन का प्रोमो कोड भी मिल जाए कि अगर आप अभी डाउनलोड करें टैप टैप सेंड की ऐप को और ईओन का कोड लगाएं आपकी फेवरेट पॉडकास्ट का, तो आपको आपकी पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर एक बोनस फी भी मिलेगी। आप ऐप में जब साइन इन कर लेंगे तो आपके पास सहूलियात ये होंगी कि आप जैस कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैंक के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बेसिकली तमाम जो आप फाइनेंशियल सहूलियात अपनी हस्ब मामूल इस्तेमाल करते हैं, वही टैप टैप सेंड भी उन्हीं मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करता है अपने पैसे आपके पैसे महफूज तरीके से ट्रांसफर करने के लिए। सो महफूज है, तेज है, कंपेटिटिव कॉस्ट है और आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आप मिनिमम अमाउंट को सिक्योर करके देंगे उनको। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को, बहुत इजी टू यूज है और अब इट कम्स विद योर फेवरेट पॉडकास्टर। इसेंशियली अब वो दोबारा डबल डाउन करके पता क्या कह रहे हैं कि कोई इन्वेडिंग फोर्स इस्तेमाल की जाए और हम ऑक्सिलरी सप्लीमेंट्री फोर्स हों, यानी कि कर्ड्स। I don't know. Are they nuts? Like 90% plus Gulf depends on salination water from the sea. Yeah. And that's such a soft target. यानी आपका 90% पानी जो है वो एक प्लांट से आता है, not from the ground. You can't individualize it. किसी ने ट्वीट भी की हुई थी, आई थिंक फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी ने किसी ने सारा लिखा हुआ था कि 90% जो they've done every country. ओमान का इतना है, उसका इतना है, और उन्होंने एंड में लिखा हुआ था ईरान का सिर्फ 3% है, तो बाकी फिर अपना हिसाब किताब लगा लें। कर लो। ईरान is a huge country with groundwater in it, with good rainfall. हाँ, मुझे अच्छी तरह बात याद है कि इसी मीडिया वॉरफेयर के अंदर जो एक नैरेटिव बनाया गया था ना, एक सिक्योर्ड किस्म का नैरेटिव, और उसको एक्सट्रीमली पावर के साथ पुश किया गया, और वो था कि जियोग्राफी डज नॉट मैटर, वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर और जियोग्राफी डज नॉट मैटर। पाकिस्तान में भी कंगल थे एंड और अब जाके पता लगता है, ओह वाओ, वी आर जस्ट द प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, हम उसके साथ नहीं लड़ सकते, हम प्रिजनर हैं, वी आर हियर। और अल्लाह ताला ने ईरान को एक हिंदू हैं बल्कि बड़ा अच्छा बोलते हैं। राइट, जब उनकी किताब आपने ली हुई थी, क्या नाम था उनका साहब का? नहीं, वो दूसरे एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक हिंदू हैं, तो इंडियंस, लेकिन उन्होंने बीच बात की, उन्होंने कहा भगवान ने 2 चीज़ें दी हैं। प्रवीण स्वैनी की बात कर रहे हो? वो एक और है, वो अरविंद सहारन, दोनों में से कोई नहीं है यार, मुझे नाम नहीं पता, बट उन्होंने कहा ईरान को 2 चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं। एक जियोग्राफी दी है खुल के कि जो उतरेगा वहाँ पे, वो ना इराक है, ना वो सीरिया है, ना वो अफगानिस्तान है, जो उतरेगा उसका मैसेकर होगा। ये बात जाहिर सी बात है। और अभी वो इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर एंड्रियास क्रेग पिछले दिनों किसी को, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत क्लोजली डॉक्टर एंड्रियास क्रेग ने प्रोफेशनली IDF के साथ भी काम किया हुआ है और गल्फ़ की मिलिट्री के साथ भी काम किया हुआ है, और वो ये बात कह रहे थे कि हर वार गेम थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती थी और जो भी गेम हम प्ले करते थे उसके अंदर ये बात तय थी कि जब भी कोई बात होगी तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज करेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के होते हुए ईरान को किसी भी किस्म की न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत है ही नहीं। They don't really need a nuclear weapon. No, that's their nuclear weapon. Hormuz is their nuclear weapon. Yeah. So if Hormuz is their nuclear weapon and Bab al-Mandab is their, I don't know, dirty bomb. Yeah, that's another thing that they can do. Then at this point सिर्फ Yanbu operational है ना? सिर्फ Yambu का port operational है ना? Yeah. So I'm sorry, what are we doing again? That's the question. What are we doing again? The geography thing ना, it's really funny that the Americans ने भी ये प्रोजेक्ट किया था। और सारा गल्फ बेस इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हमारी जुग्राफियाई हैसियत
नहीं मैटर करती, Matter ही नहीं करती, हमारी डेमोग्राफिक्स, हमारी लैक ऑफ फाइटिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ पानी, इट्स जस्ट अबसर्ड जो वो चीजें वी आर कर रहे थे। अशरिंग इनटू द न्यू एरा, न्यू एरा जहां हम एक जहाँ पर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स के और जरिए हम कंट्रोल कर लेंगे। और वो अलग बात है कि इन्होंने जो हरकतें हैं वहाँ की, मतलब यूएई स्पेशली, जो इन अफ्रीका, इन सूडान स्पेशली, जो हरकतें वहाँ करते फिर रहे थे, कि उसकी तरफ से कोई वहाँ की कोई बात ही ना करे, वहाँ की कोई न्यूज़ भी ना आए कि हमने जो, मतलब मैं हैरान हूँ कि इवन बिफोर 2020 नोबडी रियली टॉक्ड अबाउट कि यूएई ने इजिप्ट के अंदर क्या किया। नहीं, इट वॉज अ न्यूज़ टू मी इवन कि 2022 के अंदर, कि जब सारा कुछ पढ़ना स्टार्ट किया कि अरब स्प्रिंग में हुआ क्या था और किसने असद को दोबारा इनकलकेट किया इनटू द अरब लीग। does the UAE और अभी ऑब्जर्वर की आई थिंक 6 एपिसोड की वो आई है, इन्वेस्टिगेटिव पीस की उन्होंने महा असद के ऊपर, क्या नाम है उसकी, असद की बीवी का, right the London banker दरअंदर बैंकर, और उसका किया कि वो अभी सबसे ज़्यादा कहाँ के वो कर रहा है टूर, रूस से यूएई के टूर कर रहा है। उसकी बीवी वहीं से शॉपिंग करती है, वहीं से पार्टी शार्टी करने जाते हैं वहाँ, और बिटवीन बाजार गया है? हाँ 3-4 चक्कर लगाए हैं उसने, नोट सो सीक्रेट, जाहिर सी बात है। I mean they're keeping him alive as an they are option keeping him and- alive, not an option। इतना तो आपका इन्फ्लुएंस हो ही जाता है कि जब आपने 20 साल एक कंट्री के ऊपर पीपल ओ यू फेवर, आपने लोग किसी के लिए बन जाती हैं, किसी के या लिए बंदे somebody मारे saved होते हो हैं, गया यार। किसी का आपने मतलब किसी का कैदी को टॉर्चर किया होता है, उठाया होता है, just regular friendly stuff, buddy stuff। रेगुलर बडी एंड फ्रेंडली स्टफ, इस तरह की फेवर से एक्सचेंज की होती हैं, किसी का पैसा वाइट किया होता है। सो nobody really paid attention into this whole UAE fiasco until those stories started coming out from सूडान के पता लगा कि यार सूडान में इतना मैसेकर होना शुरू हो गया, कौन इन्वॉल्व है। फिर वहाँ से RSF का नाम आना शुरू हुआ, फिर वहाँ से यूएई का नाम आना शुरू हुआ, फिर पता लगा कि यूएई गोल्ड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो गोल्ड कहाँ से आ रहा है, तो अच्छा वो भी सारा सूडान से आ रहा है। और सूडान से कैसे आ रहा है, मतलब फ्रॉम इजिप्ट टू सूडान टू सीरिया टू इवन लिबिया, जहाँ यूएई ने इन्वॉल्वमेंट किया है रियल पॉपुलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करने में, क्रश करने में, और कंट्रीज़ को ऐसे टर्मोइल में घसीटने से कि आज तक कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग सीरिया, उससे बाहर ही नहीं निकल सकी। पाकिस्तान के बारे में भी कहते हैं द गल्फ वाज नॉट हैप्पी विद इमरान खान एंड PTI। आई एम जस्ट सेइंग different topic, different tangent। I'm just messing with you. I thought I'd mention tangent, it. but No, but it's true. उन्होंने अपनी पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे इनफरादी सतह पे हो, उसको पॉलिसी, यानी इनफरादी सतह पे कितना ज़रूरी है ना, ब्रिगेडियर साहब हैं, जनरल साहब हैं, कोई कमांडर है, कोई डिक्टेटर है, कोई किंग है, कोई भी है इन ममालिक के अंदर, कोई ब्यूरोक्रेट है 18-20-21 ग्रेड का, दे नो दे कांट ऑपरेट इन एंड आउट ऑफ द UAE एक्सेप्ट कि उनको उनकी इताअत करनी पड़ेगी। दे लेवरेज देयर इंडिविजुअल पोजीशन विद पीपल बिकॉज दे वर द मुस्लिम वर्ल्ड्स बैंकिंग हब, of course they were the laundering hub, they still are। UAE तो बिल्कुल अभी भी है, but people are trying to bypass it अज़रबैजान के जरिए। sure अज़रबैजान is the new hot, like they're trying to, but ये आते रहते हैं, तुर्की के अंदर ऑप्शन है and so on and so forth। but my point is कि चूंकि वो बैंकिंग हब थे, इट्स नॉट जस्ट कि वो जो, अच्छा उनके जो डिल्यूजन है ना, बाय द वे वो जियो इकोनॉमिक्स वाली कुछ, वो सिर्फ कुछ हकीकत पर भी मबनी थी। द आइडिया वॉज दैट वी विल बी एबल टू कंट्रोल सो मैनी पीपल, इवन जो ईरानियन स्टेट है उसकी मशीनरी के अंदर इतने लोग हैं जो UAE डिपेंडेंट थे तजारत के लिए, बिजनेस के लिए, फॉर मूविंग देयर मनी, बट दे वर नॉट बैंकिंग ऑन द फैक्ट दैट नेशनलिज्म, रिलीजियस नेशनल आइडेंटिटी, कोई और चीज़, इट कैन ओवरकम इंडिविजुअल ग्रीड। किसी का इनफरादी लालच के मेरे पैसे दुबई के अंदर हैं, किसी की इनफरादी लालच के मैं तो दुबई के थ्रू मूव करता हूँ, या आई ओ फेवर्स टू सो एंड सो, या सो एंड सो ओज फेवर्स टू मी। तो मतलब एट सम पॉइंट द कलेक्टिव ऑफ ईरान, जो मतलब 9 करोड़ का मुल्क है, यानी 10, 20, 100, 200 ब्यूरोक्रेट, 100-200 पॉलिटिशियन, 50 जर्नल, 20 फौजी, जितने भी आपके पास होंगे, पीपल विल ओवरकम देम। एंड देयर इज एन इम्प्लिसिट या इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग इनकी वर्ल्ड व्यू के अंदर के द विल ऑफ द मैनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड। ज़्यादा लोगों का नहीं, कभी हमने इज्तमाही तौर पे लोगों को कभी नहीं लेना हमने। दे ऑलवेज वॉन्ट दिस आइडिया ऑफ द स्पेशल फ्यू, चोजन फ्यू, वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो भला जानते हैं,
ये ही उनका वर्ल्ड व्यू उनको मरवा गया है। वो समझते नहीं है कि ईरान में बहुत एक 90% प्लस पढ़ी लिखी अवाम है Yeah. जो नहीं बर्दाश्त करेगी कि जनरल साहब आप किधर जा रहे हैं या फलाने साहब किधर। अभी अभी अरागची ने स्टेटमेंट दे दिया, या आपने देखी है ना? मुजाखरत वाली। हाँ, अब दे दी स्टेटमेंट उसने। ये अब मुझे उसकी उल्टी गिनती नजर आ रही है रागची की। मैंने आपको उस टाइम भी हमारी यही बात हुई थी जब रागची वगैरह पहले MOU पे इत्तेफाक किया ईरान की स्टेट ने, किस बुनियाद पे? देख व्हाट वाज द आउटकम? नथिंग। What was going to be the best outcome? Did you think that the Americans were going to रिलीज योर मनी। No, nobody कोई भी बिलीव नहीं करता। आपको सैंक्शन रिलीफ मिलने लगा है? नहीं। आप वर्ल्ड नेशन ऑफ वो उसमें कम्युनिटी ऑफ नेशंस में आपको वो दोबारा नहीं। बैंकिंग नहीं खुलने लगी। IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं, लोन स्कीम मिलने लगी आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक आने लगा, आपके पुल बनाने लगा है? नहीं। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कुछ भी नहीं। यू थिंक अमेरिकन एम्पायर रिसीड कर जाएगा और गल्फ हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा, आप हॉर्मुज में बदमाशी करेंगे? और नहीं। सो द MOU वाज मूट टू बिगिन विद, ऑफ कोर्स। टू बिगिन विद। और वो कहना भी शुरू हो गया था, JD Vance का बयान आ गया था कि हमने तो सिर्फ टाइम बाय किया, we were filling up oil tankers। हम तो ऑफ कोर्स दुनिया 5 दिन का oil फ्यूल रह गया था, reserve। तो हमने फ्यूल को रिफ्यूलिंग करनी है और बस दोबारा से। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मुझे बताएं, ट्रंप की हिकमत अमली, इसराइल की हिकमत अमली के तहत अब मॉडरेट्स इंचार्ज हैं ईरान के, या अब ट्रूली, अब मैं अगेन बड़े लूजली कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरी लगती हैं टर्म्स, कि अब वो हार्डलाइनर्स, सच बुलशिट बाय द वे। हम मॉडरेट या हार्डलाइनर होते हैं, हम इंसान नहीं दे डू होते नॉट by the way। अंडरस्टैंड। अभी वो इंडिया का एक और बात करता है कि जो ईरान की आर्मी है और ईरान की जो स्टेट है, इज अ स्टेट ऑफ नेटवर्क्स। लाइक इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ लाइक एनी अदर स्टेट। इंडिविजुअल्स की तरह नहीं है। वो इंडिविजुअल्स की तरह नहीं है। जिस तरह उन्होंने हिजबुल्लाह का एक बनाया हुआ है इंचार्ज, इराक के अंदर हशद शाबी का एक है, फिर इन यमन दे हैव हूथीज, एंड इन पैलेस्टाइन दे हैव लाइक सराय अल कुद्स एंड ऑल दीज फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद एंड ऑल दीज ग्रुप्स। सो वो शुरू से इनको आइडिया ही नहीं था कि शुरू की लीडरशिप को आप जितनी मर्जी दफ़ा उड़ा दें, जितनी मर्जी दफ़ा उड़ा दें, उससे कुछ भी नहीं होगा। इट्स नॉट अ नॉर्मल आर्मी। उनके पास रिक्रूटमेंट्स की कमी नहीं है, उनके पास असलहे की कमी नहीं है। उन्होंने कमी नहीं है यार। जो नेटवर्क्स आपने उनको 20 साल बनाने दिए थ्रू आउट द होल वार ऑन टेरर एरा, आपने उनको अलाउ किया कि हैव इट योर वे। हम असल में अभी सुन्नी वर्ल्ड को ना ज़रा सीधा कर लें, इनको ज़रा सीधा पतरा करके उठा के घुमा के दाएं बाएं, मतलब होता नहीं है वो जो हल्क नहीं उठाता वो ज़मीन पे मारा, उस तरह करें। आपने जो करना है कर लें। अब वो उस दौर के 20 साल के एस्टेब्लिश नेटवर्क्स हैं, वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, और वो आई थिंक दे आर वेरी रिजिलियंट एंड what's the word that they can like they are built to last and they are built to adjust, they're versatile। ये they are built to adjust, ये जगह ढूंढते हैं अपनी जाके। they're very well structured and मतलब and for example by the way, सुन्नी वर्ल्ड को लोटपोट करने से क्या हुआ? सीरिया इज नो मोर, इराक इज नो मोर, लिबिया इज नो मोर, गल्फ कंप्लीटली बेहोल्डन है अमेरिकन और इजराइल के सामने, फिट है, सब मान लेते हैं। पाकिस्तान इज अ शेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, एग्रीड। अफगानिस्तान इज अ फ्लेजलिंग वॉरलॉर्ड स्टेट, फिट वो है, तो पहले भी कुछ नहीं था, सब मान लेते हैं। ये 15-20 बड़े मुल्क जो हैं आपके वो सारे, और इंडोनेशिया में आपका टोटली कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलाका के लिए। इनसे भुगत लो अब। यानी if the Gulf was smart, they would step out of the way and they would say, आ जाए, but it's not smart. Yeah, it's not smart. The Gulf is cursed with this kind of thinking. It's not cursed. I think it's their choice of cursing. बड़ी अच्छी किताब है जो हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी, बेसिकली 4-5 किताबों का मजमूआ है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़नी तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देख लें। इल्हाम फक्रो बहरीनी हैं, सहाफ़ी, एकेडमिक सहाफ़ी हैं बेसिकली। शी इज़ नॉट एकेडमिक एंड शी इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। उन्होंने किताब लिखी, द ओनली बुक दैट हैज़ बीन रिटन एक्सटेंसिवली ऑन अब्राहम अकॉर्ड्स, कवरिंग द होल एंड प्लेसिंग the trajectory of Palestinian and Israeli normalization and their relationship with the Gulf। उन्होंने कहा कि गल्फ़ के लीडरशिप को ये बात समझ लगी कि अगर हमने वाशिंगटन से ताल्लुकात सीधे करने हैं ना, टेल अवीव सर जी, द रोड गोज थ्रू टेल अवीव, और वहाँ से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई कि हमने, और उसका फिर सेकंड आउटकम क्या है कि जितने भी टेल अवीव के मुखालफिन हैं, वो फ़लस्तीनी बैठे हों UAE के अंदर, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले बैठे हों, वो कोई डिसेंटिंग वॉइस हो, वो सब वो कोई एक्टिविस्ट हो कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, दाएं बाएं किसी भी मिनॉरिटी के अंदर,
वो सारे जेलों में जाएंगे। ये एक पॉलिसी नहीं, but then मैं let me play devil's advocate. फिल्म में हमने नहीं किया था, but let me play devil's advocate. जो dissenting voices हैं democratic उसकी, चाहे वो जिहादी स्पेक्ट्रम से आ रही हो, चाहे वो ऑल द वे मुस्लिम ब्रदरहुड की उस स्पेक्ट्रम से आ रही हो, इट्स क्वाइट क्लियर कि द वेस्ट उनको पेट्रोनाइज करता है एज अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर द गल्फ। यानी द पैरानोया गल्फ के अंदर ये था कि जो अरब स्प्रिंग थी, वो फेसबुक रेवोल्यूशन मैंने क्यों लफ्ज़ पर्पसली इस्तेमाल किया था कि ये कोई कंकॉक्टेड वाशिंगटन में लॉबियस और थिंक टैंक्स की कंकॉक्टेड एक शरारत थी, और हमारे जो नीचे पैरों तले दबे अवाम है उनको जगा के उनके साथ कलर रेवोल्यूशन की सूरत क्रिएट करके हमारे रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट, उनका सेल्फ प्रेजर्वेशन का इंटरेस्ट होता है, बट द आउटकम उस पुश एंड पुल का ये निकलता है कि वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टेटिस्ट प्रोपेगेंडा या बात जो हमारी रियासत की तरफ से भी की जाती है कि देखो यार, हमारी रियासतें यही बात करते हैं कि देखो यार बात ठीक होगी, सारी बात बहुत अच्छी है, लेकिन बुनियादी तौर पे मगरबी कलर रेवोल्यूशंस हो जाती हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। Like that is the core of their argumentation, and like they'll point to people जो like यूरोप में बैठे हुए पनाह लेके, whether they be ethnic separatists, कोई लिसानी हो सकते हैं, कौमी हो सकते हैं, या कोई मजहबी या नजरियाती बुनियाद पे। तो इसका भी कोई there should be some sort of reconciliation with this idea as well. हाँ, I think there always we should not like shy, मतलब there is an elephant in the room कि मोस्ट पॉलिसीज़ जो हम फॉलो करते हैं या जिनको सीरियसली माना जाता है वो डिक्टेट होती हैं वहाँ से, वाशिंगटन के थिंक टैंक के अंदर। मतलब इवन द वार दैट वी आर फॉर फाइटिंग करंटली, जो लड़ाई चल रही है, मतलब ये सारी वार गेम की थ्योरी किसी ना किसी जगह एड्रेस हुई है, किसी ना किसी ने इसके ऊपर पेपर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं जगह की, और किसी ने वेरिएबल उस तरह से एडजस्ट किए हुए हैं जो इसराइल को फेवर करते हैं। किसी ने बताया ट्रंप को किसी के ये सर जी ये वार गेम की ये थ्योरी है, इसके अंदर ये देखिए ये वेरिएबल हमने लगाए हैं और ये इन 3-4 दिनों के अंदर ईरान ख़त्म हो गया, तो सर ओके करें, क्योंकि ये हमें पता है कि ट्रंप का स्टाइल नहीं है, वो लॉन्ग वार्स नहीं कर सकता। This was sold to him as a Venezuela 2.0, but we kind of now know that। और कट गया वो तो जो रोगन के इंटरव्यू के ऊपर आप देख लें जेडी वैंस को, so embarrassing, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। जेडी वैंस बाय द वे उसमें एक तो इंटरव्यू में तासुर दे रहा होता है कि मैं जैसे कोई ले पर्सन हूँ, मैं कोई राह चलता वाह पल चलता ना कि यार देखो आई स्टिल बिलीव इन एप्स्टीन यार। Like you're the vice president of America. Dude. You still believe in the Epstein conspiracy? Thank you, sir. You're part of it. आपका boss Peter Thiel is the Epstein conspiracy. Yeah. So अच्छा, तो बात वो कर रहा था कि he's still trying to sell the idea. वार ऑन टेरर के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था द होल वार ऑन टेरर सागा। जिस सोसाइटी को या जिस रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया 9/11 ने, वो थी यहूदी लॉबी, कि जो वाशिंगटन के अंदर ये पोर्ट्रे करने में कामयाब होगी कि जो इस्लामिज़म है ना, बड़ा खतरा है, ये खतरा है, और हम ऐसे ही खतरे को जिस तरह का वो 9/11 हुआ ना, इट इज़ आवर 24/7, योर 9/11 इज़ आवर 24/7। वो इस्लामी का इज्तिमा अरकान था, और ये यहाँ पर शाम की बेटियाँ हैं, आई थिंक शांगा मांगा से आगे, और वहाँ पर 1.5-2 घंटे की बहस हुई। काजी हुसैन अहमद ने बाकायदा कहा कि यूसुफ करतावी का फतवा है इसके ऊपर, और यू नो एंड अपने आप को मैं आपको फ्लिप करके देता हूँ। Let me complete that ना कि where's that thought was coming from, कि वो लोग वाशिंगटन में बैठ के फैसले हो रहे हैं। तो उस लॉबी को डिसइन्फ्लुएंस करने के लिए there was a need to lobby, और कम से कम ये बात बताना उन लोगों को कि that's not the whole story, you are missing a part of it, or at least some part of it. Why are you like smiling? As an academic और जर्नलिस्टिक अप्रोच, सुसाइड बॉम्बिंग पिछले 50 साल की पॉलिटिक्स का एक बहुत फंडामेंटल हिस्सा था। रॉबर्ट सी पेप का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर पेपर था। उसने इराक वॉर की जंग से मना किया था अमेरिकन को कि तुम सबसे बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग कैंपेन ऑफ हिस्ट्री शुरू करोगे। वो हुई ऑफ कोर्स, वो हुई, और वो प्रेडिक्टेबल थी। उसकी ट्रैजेक्टरी क्लियर फ्रॉम जो फतवे आ रहे थे और जो अप्रूवल्स मिल रहे थे शिया सुन्नी कॉरिडोर्स के अंदर, और वो जो इस्तेमाल होना शुरू हुए हिजबुल्ला और हमास और पैलेस्टीनियन स्ट्रिप की तरफ से, और फिर इराक के अंदर उसकी हमने फ्लावरिंग देखी, और फिर अफगानिस्तान में उसका एक हमने रुख देखा। 2 बड़े खौफनाक रुख थे वो, चाहे सिविल साइड पे हों, शहरी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बाजार, कोई दुकान, चाहे वो चौकियों पे हों, और कैजुअलिटी काउंट उसका बहुत बड़ा है। अब वो ब्लेम जो सबवर्जन की टैक्टिक है, वो ब्लेम आप डाल दें उठा के सो कॉल्ड इस्लामिस्टों के पैरों पे, ये तुम्हारे सिर है, दिस इज एट योर फीट। जबकि एक्चुअली उसकी बुनियादी पॉलिटिकल हकीकत ये थी
कि आपने एक कम्युनिटी को एक पूरे तबके को चाहे लिसानी या मजहबी बुनियादों पे इतना आइसोलेट कर दिया कि उनके पास फाइटिंग टूल क्या है कि वो जाके अपने आप को फाड़ दे। इवन कन्वेंशनल मिलिट्रीज के अंदर बाय द वे दिस इज नॉट ये कोई बहुत कोई नायाब चीज नहीं है इस्लाम के लिए। अनहोनी बात नहीं है। ये शुरू कहाँ से हुए थे? लाइक तमिल टाइगर ने स्टार्ट किए थे। बिफोर दैट कन्वेंशनल आर्मीज करती थी, कामिकाजी पायलट्स होते थे। वो और तरह की चीज़ से लाइक आप कामिकाजी पायलट्स बकायदा जाके टकरे मारते थे वॉर बोट्स में जाके अपने जहाज़ों की एज ए वेपन, अपने जहाज़ को और अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते थे। माइंस के नीचे आपके पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट जो फेम्ड वॉर स्टोरीज हैं कि आप 1965 किया टैंकों के नीचे जाके फाड़ देते थे। देयर इज अ लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स जो लोग जंग के अंदर करते हैं in a state of war, in a state of desperation, and they can be appreciated या they can be completely vilified depending on आपका political जाविया क्या है देखने का। अगर आप जाविया तब्दील करते हैं तो वो it's a very old adage, one man's terrorist is another man's freedom fighter, बहुत simple adage है but it's true। आप एक ही लम्हे के अंदर एक और वो अपनी पैदा होने वाली कैजुअलिटीज को किस तरह से सर्कल करते हैं, स्क्वायर को सर्कल करते हैं, वो उसके जाविये पे होता है। यानी वो जस्टिफाई ये तो सब मुर्तद काफिर है, ये रियासत के साथ मिले हुए हैं तो इनके कुफर में सबको मार लो, कोई मसला नहीं है। यू हैड दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम एंड देन यू हैड कि ओ चलो ये तो एक एक्सीडेंटल कैजुअलिटी है इस चीज की, सॉरी पीपल वुड ग्रुप्स वुड अपोलोजाइज अबाउट थिंग्स एज वेल कि ओ ये गलती हो गई, हम एक्चुअली इसको टारगेट कर रहे थे, हम एक्चुअली ये कर रहे थे। इट ऑल डिपेंडेड ऑन अपनी पॉलिटिकल पोस्चर क्या रखते हैं आप। बट बुनियादी ये चीज़ थी कि आपने 50 साल की एक लेगेसी क्या क्रिएट की गल्फ 1 और 2 के बाद कि आपने 9/11 स्पेसिफिकली पिछले 20-25 साल में कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी सुसाइड कैंपेन देखी। नहीं, कमिंग बैक टू योर पॉइंट जो आपने कहा ना कि गल्फ की मोनार्कीज का या वहाँ के थिंक टैंक्स का कहता है कि ये सारे कलर रेवोल्यूशन है। द वेस्ट ओवरऑल, इवन ओबामा, द लिबरल क्या कहना चाहिए, शो बॉय और व्हाटएवर, वो भी नहीं चाहता था कि असद जाए। Nobody wanted him gone, nobody wanted Hosni Mubarak gone. They just wanted to, उनके लिए सबसे इजी था इवन इन दैट पोस्ट 9/11 पीरियड, उनके लिए इजी था टू डील विद मुशर्रफ, टू डील विद सीसी, टू डील विद हुस्नी मुबारक, टू डील विद असद, इंस्टेड ऑफ के डीलिंग विद पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कि जी अब हुस्नी मुबारक आगे बैठ गया, अप्रिशिएट करें मुशर्रफ के बारे में। क्या मुशर्रफ इसलिए गया क्योंकि अमेरिकन तंग आ गए थे या पाकिस्तान तंग आ गया था? पाकिस्तान तंग आ गया। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि अब आप अरब स्प्रिंग को उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि विद इन द स्टेट यानी या अवाम या स्टेट मशीनरी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हुस्नी मुबारक से तंग आया आता है, जो बशार अल-असद से तंग आया आता है, तो होता डोमेस्टिकली ही है। यानी आप कलर रेवोल्यूशन ऐसे जादू से नहीं कर सकते वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, मुझे हमेशा जो मसला रहा है, एंड वाइल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सैनिकल इसके बारे में आपको पता है कि जो यूरोप के अंदर पनाह लेके मजहबी तबकात बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी एक मसला मुझे हमेशा होता है कि यार ये एक है एलिमेंट, बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है मगरब हमारे साथ, ऑफ कोर्स। लेकिन हमारे पास डोमेस्टिकली ऑप्शन होती है कि उनको हम पॉजिटिवली रिसीव कर लें। यानी लेन देन की सियासत करने के बजाय गल्फ ने डबल डाउन किया कि नहीं, या आ रहा है या पार है। अब फॉर एग्जांपल कतर ने एक एटीट्यूड इख्तियार किया कि हाँ हम डेमोक्रेटाइजेशन थोड़ी कर सकते हैं, थोड़ी पार्लियामेंट थोड़ी मसनूई से बना लो, जरा बात कर लो, यूनिवर्सिटी में जगह ले लो। कुवैत ने पार्लियामेंट अपने बड़े, कुवैत की पार्लियामेंट बड़ी एम्पावर्ड पार्लियामेंट थी रिलेटिव टू अदर गल्फ पावर्स। आप यूनिवर्सिटी और एकेडमिया में जगह ढूंढें, मीडिया में आप आएँ, आप अल जजीरा में आएँ, आप किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दें, किताब लिखें, अच्छा ये सुनते हैं इस बात को। हाउ मच ऑफ इट वाज जस्ट लिप सर्विस एंड हाउ मच ऑफ इट वाज जेन्युइन, वो अलग मसला है। लेकिन वो लिप सर्विस भी एक कौम की जो जज्बात होती हैं, उस टीम को ना आउटलेट्स होते हैं स्टीम के, उसको सोशो पॉलिटिकल कंसेंसस कह सकते हैं। आपके अपने फिर आप अपने आप को उस तरह से पोजीशन करते हैं, आप अपनी पीआर अपनी मार्केटिंग के अंदर जो एक्स्ट्रावेगेंस है उसको प्ले डाउन करते हैं। गल्फ प्रॉब्लम क्या है? एक्स्ट्रावेगेंस। इस्लाम दोस्त नहीं है आप, हमारी बात नहीं सुनते, आप हमारा पैसा स्क्वांडर कर रहे हैं मगरबी उसमें, तो आप उसको टेम्पर फॉर करते हैं ना। अब सऊदी अरबिया में फॉर एग्जांपल MBS जो है उसकी जाती, ये लोग आइडिया MBS कोई रिफॉर्मर है, नो, MBS एक किंग है, एक सॉरी क्राउन प्रिंस है, जिस तरह से तमाम क्राउन प्रिंसेस होते हैं गल्फ रियासतों के या किसी भी रियासत के, वो अपनी पोजीशनिंग को वैसे कर रही, उसको पता है कि मेरी एक यूथफुल अवाम है, वो मगरब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त प्रोग्रेस और जॉब्स और इन चीज़ों को देख रही है, क्योंकि गल्फ के अंदर वो पैसे ड्राई अप कर रहे हैं, सऊदी में पैसे ड्राई अप कर रहे हैं, तो उसने उस यूथ को अपील करना है। तो वो कह रहे हैं यार यूथ के लिए क्या होना चाहिए, मौके होने चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, कॉन्सर्ट होने चाहिए, पार्टी, हम मगरब की तरह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएंगे। सही गलत की बात नहीं है, बात है कि उसने अपनी PR को सॉफ्टन किया है, उसने अपने आप को मजहबी जल्लाद के तौर पर नहीं पेश किया, जबकि सऊदी बादशाह करते रहे तारीख में या क्राउन करते रहे।
तो ये जो मूवमेंट है विद द यूएई ने इंसिस्ट किया नहीं, मैं हूँ जो मैं हूँ जो मैं हूँ, और ये स्पेसिफिकली मोहम्मद बिन जायद का कि मेरे खिलाफ जो अपोजिशन, आई थिंक यूएई की एग्जाम्पल या यूएई की डोमिनेशन जो है गल्फ के अंदर वो एक फॉली थी, बिकॉज यूएई इन सब में यूनिक है, उसकी आबादी ही कोई नहीं है, वो सिर्फ एक जियो इकोनॉमिक हब है, बिल्कुल, यानी इट इज वो मुल्क नहीं है, और उसकी बात सुनने पे आमादा होना ये इनकी फेलियर है गल्फ वालों की कि आपने उसको अपना सरगना क्यों बनाया, आपके अंदर तो आबादियां भी उसको पूरा खेलने का मौका दिया, इन यमन, इन जोर्डान, एवरीथिंग, यमन में पंगे लेना सऊदी के लिए या एलितिशी कम्युनिटी के खिलाफ या ईरान के खिलाफ स्टांस लेना सऊदी के लिए और गल्फ और यूएई के लिए सेम नहीं है। सऊदी के अंदर एक साइजेबल शिया पॉपुलेशन है, सऊदी के अंदर एक साइजेबल इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, सऊदी के अंदर यमनी एक साइजेबल पॉपुलेशन है, सऊदी अरेबिया का कंटिन्यूअस बॉर्डर है यमन के साथ, फिर भी उसने मतलब, तो आई थिंक यूएई ने मैन्युफैक्चरिंग ऐसी की कि ये सब उसके उसमें फंसे, एग्जैक्टली सब फंसे उसके अंदर, और आज वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज को, एंड दे डोंट सीम टू बी एबल टू एक्सट्रिकेट देमसेल्व्स बाय द वे। मेरा नहीं ख्याल वो कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे मुझे लगता, सऊदी में भी सऊदीया ने देखे, सऊदीया ने ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन की शुरू की पहले अपने बहस पे की, और जब इमरान खान का दौर था तो पहले इमरान खान के थ्रू करना शुरू की, उसके बाद जब वो वाली उसके बारे में मैं देख रहा था, लोग काफी राय दे रहे थे माहिरीन के वो प्री मैच्योर थी, लेकिन अब जब चाइना के बहस में हुई हैं काफी सक्सेसफुली हुई हैं, और फिर अगर ये एंड्योरिंग फ्रीडम ना होता तो मेरे ख्याल में वो किसी तोड़ चढ़ने लगी थी, मतलब जिस तरह की मुलाकातें हो रही थी दैट वाज, तो एंड्योरिंग फ्रीडम एज मच एज इजराइल की मजबूरी थी, काइंड ऑफ यूएई की मजबूरी भी थी, इफ यू थिंक अबाउट इट, एंड द यूएई हैड अ डीप इंटरेस्ट इन दैट हैपनिंग। I am torn between them being shocked by it and them being the main actor in it to motivate the Americans and the Israelis. I think they were lobbying for it, by the way. Of course, they were lobbying it, और of course एक थिंकर हैं बड़े, like his most of his work जो ज़्यादातर काम उनका अरबिक में है, I am forgetting his name, अभी जहन में आ जाएगा। ही केप्ट ऑन वार्निंग, ही बेसिकली वो कुवैत से थे और वो बार बार तंबीह करते रहे यूएई को, और क्या कहना चाहिए स्पेशली पूरी गल्फ एम्पायर को, कि तुम लोग ईरान को मौका दे रहे हो। ऑफ कोर्स ही वाज कमिंग वेरी, ही वाज बीइंग वेरी सिनिकल कि तुम ईरान को मौका दे रहे हो पलने बोड़ने का, और तुम्हारी जो डिपेंडेंसी है ऑन द यूएस वो तुम्हें लेकर एक दिन बैठ जाएगी, क्योंकि उसने इस टाइम बिकॉज ऑफ योर इंटरवेंशन इन इजिप्ट, इन सूडान एंड इन एल्सवेयर, तुम वहाँ मसरूफ़ हुआ भी, और ईरान वहाँ पर पूरा अपना उसने अपना वो सारे वो जाल बिछाए हुए हैं, वो जब एक्टिव होगा और अमेरिका तुम्हारे से हाथ खींचेगा तो तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगी, या डबल डाउन करो अमेरिकन डिपेंडेंस के ऊपर, या एक्सेप्ट के ईरान तुम्हारा वो हेजमोन है अब यहाँ पर, और तुम्हें उसके ताबे रहकर, या मैक्सिमम ये होगा कि ईरान इज़ अ फोर्स टू बी रेकन विद इवेंचुअली। और मेरे एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यूएई, बहरीन और मे बी सम पार्ट ऑफ जॉर्डन, मेजॉरिटी ऑफ द गल्फ कंट्रीज हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि या ईरान हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इवेंचुअली इसके साथ ही डील करना है। अमेरिका बहुत दूर है, इसराइल उससे भी दूर है, ये जो ईरान तो 100 किलोमीटर दूर है ना, इसराइल तो वहाँ बैठा हुआ है, मतलब इसराइल के साथ आपने कर लिया सब कुछ नॉर्मलाइज, अगर हम अकॉर्ड साइन कर लिए, वहाँ पर एम्बेसियाँ भी खुल गई, वहाँ पर मतलब यूएई के एयरपोर्ट के ऊपर स्पेशल एक लाइन भी लग गई कि जहाँ पर सिर्फ इसराइली आएंगे और इसराइलियों की खूब आवभक्त होगी। तो जो 100 किलोमीटर आपसे दूर बैठा हुआ था ईरान, उसके साथ आपने ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट किया, ना उसको कभी आपने एक्सेप्ट किया, ना उसके साथ कोई सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बनाया। और आई थिंक खालिद जीसी साहब ने ये बात की थी एक दफ़ा कि जीसीसी जो उन्होंने बनाया हुआ है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इन सारों ने एग्रीमेंट जो साइन किए हुए हैं अमेरिका से, वो अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, और इनको आपस में भी नहीं पता कि किसने क्या एग्रीमेंट साइन किया हुआ है अमेरिका के साथ, कौन सा सिक्योरिटी मुआहदा किया हुआ है, कि कौन सी सिक्योरिटी शेयर कर रहे हैं, कौन सी इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और उसी कल में मेरा कभी कभार मैं ये सोचता हूँ, इंट्रा गल्फ पैरानोया भी बहुत है, हम कम डिस्कस करते हैं, बट कतर सऊदी अरेबिया झड़प जो है, या कतर यूएई जो डिपार्चर था, जो हमेशा से रहा है पिछले 10 साल में नजर है, 15-20 साल में मुकाबला रहा है, मतलब मजहबी नैरेटिव हो, बयानिया हो, मीडिया हो, एकेडमिक्स हो, फिर एक्चुअल पॉलिसी लेवल पे हो, वो पैरेलल चलते रहे हैं, और जब ऑपोजिशन में नहीं थे। हमने उसके अंदर भी बात की है फिल्म के अंदर भी कि जो
मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी फिगर, मजहबी फिगर, एक तरफ थिंकिंग, एक तरफ यूसुफ करदावी, एक तरफ यूसुफ अब्दुल्ला करदावी और बिन एक तरफ अब्दुल्ला बिन बेया। एक का शागिर्द थे हमदा यूसुफ साहब, जो अब देखें अब ये जो बात करते हैं कलर रेवोल्यूशन की कि जी वेस्ट सपोर्ट करता है, हमदा यूसुफ किसका शागिर्द है और हमदा यूसुफ किसको एडवाइस करता है? और हमदा यूसुफ ने बाकायदा ये कहा कि एक बयान था उसका कि देयर इज़ सो मच पीस इन द यूएई दैट किसी और मुल्क के पास ना पीस की मिनिस्ट्री नहीं है, उनके पास तो पीस की मिनिस्ट्री वाह, सुभान अल्लाह, उन्होंने एक पीस की मिनिस्ट्री भी बनाई सुभान अल्लाह। उसके ऊपर खूब मजाक भी बना के सारा क्या बात नहीं, कर सीरिया रहे हैं। मुझे याद है कि एक बड़ी फैसिनेटिंग हमजा यूसुफ साहब ने, हालांकि मैं बड़ा एहतराम करता था उनका और हमेशा करता रहा, अभी भी करता हूँ एक हद तक। उन्होंने मुझे याद है एक ना अपने हल्के में तालीमी वो बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा यार क्या बना तुम्हारे इनकलाब का, क्या हम बस की लाइन में नहीं खड़े हो सकते, हम तो वो मतलब हमारी कौम उम्मत मुस्लिमा जो है, हम तो अभी ना उस स्टेज पे हैं सिविलाइजेशन के कि हम तो सड़क सीधी नहीं बना सकते और ये सारी बातें, और गटर नहीं खोलना आता हमें, तो आपने क्या इनकलाब करके क्या उखाड़ लिया, कैसा जा रहा है तुम्हारा इनकलाब? और उसमें उन्होंने इनकलाब को कोट किया कि सीरिया के लोग आइंदा जलील नहीं होंगे। उसने कहा हो गए जलील, सीरियंस विल नॉट बी ह्यूमिलेटेड, जलील नहीं होंगे हम। उसने कहा हो गई, इज्जत मिलेगी आपको। तो वो स्टेटमेंट 2015, 16, 17, 18 की, आई कांट टेल यू किस डेट की थी, बट आज अगर उसको देखें हाइंडसाइट में, आई एम नॉट सेइंग सीरिया एक स्टेबल एक पैराडाइज बन गई है, बहुत से मसाइल हैं, एंड अगली 1 दिहाई 2 दिहाई सीरिया की बड़ी टर्मोइल वाली हैं, बट इट्स द वो वाली बात होगी ना कि यदि अमेरिकन तुम्हारे मुल्क में कलर रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो मत करने देना, आओ बराह रास्त स्टेट डिपार्टमेंट की बात सुनते हैं। इट्स लाइक व्हाट, आई एम सॉरी, दिस इज अ सर्कुलर, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? लाइक माय प्रॉब्लम इज कि आई एग्री, मैं क्रिटिकल हूँ, मुझे भी मैं बहुत सिनिकल हूँ अबाउट कलर रेवोल्यूशन एंड सो कॉल्ड जो ऑर्गेनिक अवामी इनकलाब आ जाता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट यूर आर्ग्यूइंग इज कि देखो ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारे लोगों की सप्रेशन होगी, हमारा मुल्क नाकाम होगा। ऐसा करते हैं, बराह रास्त पॉलिसीज ले लेते हैं, IMF के लोन स्कीम में आ जाते हैं और डायरेक्टली उनके सिक्योरिटी मैट्रिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी। और फिर वो जो पूरे दुनिया के इस्लामोफोब्स हैं, फ्रॉम टॉमी क्या नाम है उसका, टॉमी रॉबिन्सन से लेके सारों को बुलाते हैं और अमजद ताहा से कहते हैं, और सारे अमजद ताहाज एंड ऑल दीज रौदा अल-ताजी, ऑल दीज लूनटिक्स, इनकी एक फौज बनाते हैं और इनको भर्ती करते हैं और इनसे ChatGPT से पोस्टें करवाते हैं। यानी UAE ने, और आप मुसलमान मुल्कों में देखेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक फौज बनाई है लूनटिक्स की, जो बुनियादी तौर पे इस्लाम से नफरत करते हैं। यानी इट्स सो फनी कि मुस्लिम रियासतें न्यू एथियस्ट को, साइंस लवर्स, पीस लवर्स, उनको सपोर्ट करके इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम माइग्रेंट पॉपुलेशन के खिलाफ यूरोप में और अमेरिका में प्रोपेगेंडा रन करते हैं। और इसे UAE नहीं है, बाय द वे, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से होता रहा है? आपने देखी है ना, मगरबी यहाँ से होता रहा है। यानी हम तो, हमारे पास तो गमशन भी नहीं है ना खुद करने की, हम तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आउटसोर्स कॉल सेंटर है दुनिया का। तो गल्फ ने जो कॉन्ट्रैक्टिंग की, बॉट्स की, चैट बॉट्स बनाओ जो जाके गालियां दें UK के मुसलमानों को, उसके अंदर सबसे बड़ा चैट बॉट आजकल वो एक्टिव हुआ है, अहमद कुरैशी, जिसको सडनली याद आ गया कि सिविलियंस को मारना बहुत गलत होता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना, ईरान बड़ा खतरनाक है, बम बरसाना। वो देखा है ईरान जो है वो कहता है मैं डिसैलिनेशन प्लांट पे मारूंगा, तेल के प्लांट। उसके ऊपर आते हैं, ईरान के ऊपर ही बात करते हैं। मैं सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ अबाउट द कोलैबोरेशन ऑफ UAE एंड इसराइल। तो एंड हाउ इट बिगेन आफ्टर 2004, जब MB जो शेख ज़याद थे उनकी डेथ हुई। तो ये लिखती हैं इल्हाम फख्तू साहिबा कि इन 2006 UAE began ramping up its collaborative agreement with Israel. The turning point was Iran's decision to resume its enrichment of uranium 2006 के अंदर. In the months after Iran made its decision public, the UAE took steps to strengthen its institutional defense capabilities by establishing its space center, an agency falling under its Air Force, tasked with advancing the UAE's aerial intelligence, data collection and technological processing capabilities. Shortly after its creation, the SRC entered an agreement with Israel's ImageSat International, a private Israeli satellite operator that works closely with security services. और उसका काम ये था कि वो ईरान की उन न्यूक्लियर क्या कहना चाहिए फैसिलिटीज़ की पिक्चर्स मॉनिटरिंग करे और उनकी पिक्चर्स ले। सो इट गोज़ ऑल द वे बैक कि जो 2006, और ये सारा कुछ हुई जो MBZ के जहन में प्लान था, क्योंकि MBZ साहब जो थे वो मैंने जैसे आई थिंक शुरू में जिक्र किया था कि वो ब्रिटिश रॉयल अकेडमी पढ़ने के लिए भेजा था शेख ज़याद ने उनको, अब्राहम अकॉर्ड से पहले भी, और इवन जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एनरिचमेंट स्टार्ट की थी,
तो 2004 के बाद 2006 से पहले कोलैबोरेशन स्टार्ट हुई थी बिटवीन द एमिरेट्स एंड द इसराइली, और उन्होंने इसराइलियों ने एमिरेट्स की एक एंटरप्राइज को हायर किया टू स्पाई अपेरेंटली ऑन द ईरानियन फैसिलिटीज़ कि जो अमीरातियों ने डाटा वगैरह फ्राहम करे। उसके बाद एक करैक्टर है इसराइल का जिसका नाम है व्हाट इज नेम, कोचावी, राइट। उसने एक फर्म इस्टेब्लिश की इन स्विट्ज़रलैंड, द हब ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और के टू ऑफर सम काइंड ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ टू डिफरेंट कंट्रीज, नेशन स्टेट्स एंड व्हाटएवर। तो उस फर्म को हायर किया फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टू काइंड ऑफ डेवलप देयर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़, हर चीज़। तो जो मेरे ख्याल से मॉडर्न यूएई को बनाने के लिए जितना हाथ उन मज़दूरों का है जो पाकिस्तान से गए, बांग्लादेश से गए, उनके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को खड़ा करने के लिए, उनका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को खड़ा करने के लिए, वो सारा इसराइलियों ने डिज़ाइन किया बाय डिफ़ॉल्ट। रियली वियर्ड थिंग 2006 में जब एनरिचमेंट शुरू करता है एंड देन इवेंचुअली JCPOA होती है और ईरान बैक ऑफ करता है, वुडंट यू एक्सपेक्ट कि यूएई उससे बैक ऑफ कर जाएगा? ये एक था कि वो वंस बिटन ट्वाइस शाय कि भाई एक दफ़ा हो गया, अब ये दोबारा ख़तरा बन जाएगा ईरान। एंड अनदर एक्सटेंशन टू दैट क्वेश्चन, क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इवन इफ अगर वेपन्स ग्रेड तक डेवलप हो, इज इट एवर एन एक्टिव थ्रेट टू द यूएई और इज इट अ पैसिव थ्रेट टू देयर हेजेमनी? I think it's not a threat to UAE at all. It was only meant to be a threat to Israel, to Israeli hegemony. क्योंकि इसराइलियों का एक जो पॉलिसी गोल है कि इस पूरे खित्ते के अंदर वो जो पूरा एक लार्जर ग्रेटर इसराइल है उसके अंदर कोई न्यूक्लियर पावर नहीं होगी और किसी के पास कोई ऐसी पावर ना होगी। और डॉक्टर सिंस वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, एंड्रियास क्रेग ने और बड़ी अच्छी बात की। उससे कोई इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको उनकी स्ट्रेटजी के अंदर क्या खामियां नज़र आती हैं। उन्होंने कहा उनकी स्ट्रेटजी की खामी यह है कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि नहीं, वो कह रहा था उनकी साइकोलॉजी के अंदर एक बुनियादी मसला है कि वैसे एक पॉलिटिकल गोल होता है और वॉर एज ए मीन्स होता है कि हम वॉर के ज़रिए ये एक पॉलिटिकल गोल अटैच करेंगे और फिर एक अनएंडिंग एरा ऑफ पीस होगा। ये एक बुनियादी मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक प्रिंसिपल है। इसराइलियों के नज़दीक वो ओपन एंडेड पीस की तरफ कभी जाते ही नहीं हैं। वो जाते हैं कि इतनी स्टेबिलिटी आ जाए फिर अगली बार करनी पड़े, राइट, कि अगले 20 साल फिर हम उससे लड़ाई करें। वहाँ पर क्या कहते हैं, ख़ज़ा की पट्टी के अंदर जाएंगे और वो कहता है कि ये जो हमारे यहाँ की एक मिथ है ना, बड़े लोग कहते हैं कि इसराइल ने इतनी जंगें जीती और इसराइलियों ने तो कोई अरब खड़ा ही नहीं। उसने कहा है कि इसराइल ने कोई एक भी जंग नहीं जीती। जंग जीतने का मतलब ये होता है कि आपने एक ओपन एंडिंग बल्कि एक नेवर एंडिंग पीस और स्टेबिलिटी अचीव की है। वो इसराइल अचीव करना चाहता नहीं है और ये उसका बुनियादी क्लैश है बिटवीन द मॉडर्न स्ट्रेटेजिक वारफेयर जो ये अचीव करना चाहता है, द लाइक्स ऑफ अमेरिकन एम्पायर। मतलब गोल उनका यही था कि हम इराक़ में इन्वेड करेंगे, इसको गिराएंगे, वो मतलब इराक़ की हुकूमत को गिराएंगे, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को गिराएंगे और उसके बदले में हम उस विक्ट्री को एक पॉलिटिकल विक्ट्री में कन्वर्ट करेंगे, मिलिट्री विक्ट्री को पॉलिटिकल विक्ट्री में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, वुमेन राइट्स होंगे, ख़वातीन के हकूक़ होंगे, सारी डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोजेक्ट होगा। इसराइल की नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो मसला खड़ा करना चाहता है वो मसला अगर पहले एक्स है तो फिर वो वहाँ से जब वो क्या कहते हैं डिट्रैक्ट करता है वो 2x हुआ होता है। मतलब आप देख लेंगे people were shocked by कि वो during the war बात करने लगे कि सीरिया और टर्की बड़ा मसला है। Which was so funny because अभी वो लेबनान और ईरान में engaged था ही था। Because the point is war. The point is not a peace. Would you be able to the Iranian country, the Iranian nation state before 28th February was more friendly towards the West or after 28th February? ठीक। सारों को पता है कि मतलब वो एक जन ख़त्म करने गए हैं अपनी तरफ से कि ये बस ये वेनेज़ुएला 2.0 होगा, ऊपर की रिजीम गिराएंगे और सब फिट हो जाएगा। अब ईरान के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो कुछ नॉर्मलाइजेशन को बिलीव करते थे या जो कहते थे कि हमने वेस्ट से दोस्ती रखनी है। वो उनको कहते हैं भाई सिट डाउन, आप बता रहे हैं बता रहे हैं बड़े बात कर रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली और फिर वो ईरान ने आई थिंक एक और जो इंटरेस्टिंग फैसेट है ना ईरानियन पॉलिटिक्स का कि ईरान ने यूज़फुल इडियट्स बहुत ढूंढे हैं हर जगह, जहाँ जहाँ उन्हें मिला है ना, वेनेज़ुएला से लेके जो दुनिया जहाँ का एंटी वेस्ट एंटी इम्पीरियल लेफ्टिस्ट हॉक है, ईरान ने उन्हें उसको टैप किया और बहुत अच्छी तरह टैप किया, बहुत अच्छी तरह टैप किया। ये उनकी एक किस्म की मतलब एक
टेक्निक है। देखिए यूएई का पैरानोया थोड़ा सा आपको जस्टिफाइड नहीं लगता कि वो हर किस्म का हथकंडा ईरान शायद इस पे सेटल ना करता कि वो एक रीजनल हेजेमॉन बन जाए, वो आस्ता आस्ता गल्फ की रिजीम्स की मोनार्कीज को तोड़ने के लिए हाँ उसने कूज की अटेम्प्ट करनी थी या मिलिट्री इंटरवेंशन की अटेम्प्ट करनी थी। उनका खौफ आप समझ रहे हैं थोड़ा सा? या लेकिन मसला ये है कि आई काइंडली टोटली मिस द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, लेकिन ये मौका ईरान को खुद दिया वेस्ट ने ऐसी पॉलिसीज परसू की हैं ऑन एट द बिहेस्ट ऑफ इसराइल कि अब वहाँ पर जो पूरी वेव चली हुई है एंटी इसराइली सेंटिमेंट्स यू आर सेइंग द मिस्टेक वाज गल्फ की जब वो कोऑपरेट कर रहा था वेस्ट के साथ वॉर ऑन टेरर में। So you're saying उनका फेलियर ये है कि जो ईरान की स्पेस क्रिएट हुई है वो गल्फ की इनिशियल पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग द अमेरिकन या एक्सट्रीम अमेरिकन डिपेंडेंसी की वजह से कि वॉर ऑन टेरर में अगर पाकिस्तान ने 180 किया तो सऊदी और यूएई ने भी तो किया है, क्योंकि हमारे साथ साथ तालिबान को बचाने वाले यूएई और सऊदी ही तो थे और सपोर्ट करने वाले और फाइनेंस करने वाले और एड करने वाले और बैट करने वाले। बट यहाँ पे फिर एक चलो लेट्स से पॉलिसी चेंज आया था, 180 डिग्री हो गए हैं, वो उन्होंने पॉलिसी फ्लिप कर लिया। गिवन दैट कंसिडरेशन अब इस कैलकुलस के अंदर भी क्या डू यू थिंक दे हैड द रूम कि वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को या अवामी एलिमेंट्स को, जो यूएई को लीस्ट थ्रेट है बाय द वे, बट वो कुछ मान भी लेते, कुछ एंटरटेन भी कर लेते, अपनी सॉफ्ट पावर अपनी हार्ड पावर को सॉफ्ट पावर में कन्वर्ट कर लेते। Was there an easier way out for them rather than कि वो इस ऑल आउट वॉर के लिए डबल डाउन करें? अभी तो उन्होंने किया है ना पिछले 10-15 साल में, इंटेलिजेंस का, प्रोपेगेंडा का, सबवर्जन का पूरा अपरेटस डेवलप किया, मिलिशियाज डेवलप किए, बंदे मारे अफ्रीका में, बंदे मारे सीरिया में, पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, असैसिनेशंस की, अबडक्शंस की, टॉर्चर्स करवाए, सब कुछ किया। हासिल वसूल ये निकला है कि ईरान अभी भी गामज़न है उस राह पे रीजनल हेजेमनी की, बल्कि शायद अब ज़्यादा करीब आ गया उसके। अब तो आर या पार है ना, अगर ईरान फास्ट ट्रैक हो गया ना वो प्रोसेस अक्टूबर 7 के बाद से, जो वो सारा कुछ चला रहे थे और अपनी मतलब एक किस्म के लाला लैंड से बैठे हुए थे कि अब अब्राहम अकॉर्ड्स होंगे और अब सऊदी अब्राहम अकॉर्ड कैसा बनेगा, क्या वो 180 मार सकते हैं, क्या वो थूकी हुई कुछ आट सकते हैं इस वक्त? नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से कोई देखें जो कंट्रीज़ है ना, एक तो होता है कि लाइक नेशन स्टेट को चलाने का मॉडल एक वेलफेयर नेशन स्टेट, राइट, कि आपकी इतनी जो एक्टिव पॉपुलेशन है, जो वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसके लिए बाकायदा एक वेलफेयर का निज़ाम है, कुछ तोहफे हैं, मतलब अगर आपको इतनी हेल्थ केयर फ्री मिलेगी, अगर आप बेरोज़गार हो जाएंगे तो सरकार आपका खर्चा उठाएगी। ये दीज आर नॉट वेलफेयर स्टेट्स, ऑफ कोर्स दे आर नॉट स्टेट्स, ऑन द टॉप ऑफ इट दे आर नॉट वेलफेयर स्टेट्स। अब वो भी अब जो बंदा यहाँ काम करने गया हुआ है, दुबई गया हुआ है, और वहाँ से कोई कंपनी बंद होती है और उसे छोड़ के बाहर आना पड़ता है, तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं है बट टू गो बैक टू हिज होम कंट्री। उसके लिए चॉइस नहीं है कि अच्छा आप कंपनी बंद हो गई है तो सरकार मेरा खर्चा उठाएगी। ही इज नॉट इन्वेस्टेड इन द गल्फ बियॉन्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी वो गल्फ के लिए शायद सऊदी के लिए फिर लोग मरने के लिए तैयार हो हिजाज के चक्कर में, बट फॉर द रॉयल फैमिली nobody is dying for बुर्ज खलीफा और बुर्ज दुबई। nobody is fighting a war for the sake of that one Ukrainian OnlyFans model जो वो बेचारी जाके शॉपिंग कर ले और whatever. So if your economic interest, अगर उसकी इंस्टेबिलिटी नजर आ जाती है कि मेरी कंपनी, मेरी ऑफशोर शेल कंपनी या मेरी वो ट्यूब लाइटों का ठेका या मेरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जबल अली हब जो है, अगर ये बंद हो रहा है तो इवन मजदूर कहेगा ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ बिहार, बांग्लादेश, wherever जहाँ से मैं आया हूँ, कराची, पेशावर, जहाँ से मैं, आई एम गोइंग बैक। तो दे डोंट हैव अ फाइटिंग पॉपुलेशन, तो वैसलेज ही कुछ अभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स तो नहीं थे। वैसल जैसे आप समझे छोटे मोटे, जिस तरह वो जो वेनिशियंस नहीं, जिस तरह होते हैं छोटे छोटे ट्रेडिंग से, ऐसे कोई रोम के छोटे ट्रेडिंग सैटेलाइट्स हैं, कोई फिनिशियंस हो गए, कोई वेनिस के लोग हो गए, कोई छोटा मोटा धंधा कारोबार करते थे, इस तरह ऑटोमन्स के पास भी थे। ये वैसलेज अमरीकी और इसराइली ही क्यों? मुझे एक भी समझ नहीं आती ईरानी वैसलेज में इतना क्या मसला है। मैं बड़े खुल के बात कर रहा हूँ। आई थिंक रेसिस्ट एलिमेंट भी हो सकता है, रेशियल एलिमेंट, यानी कुछ अरब अजम वाला मसला है इनके अंदर ये कीड़ा। यानी हम शायद बाहर से बैठ के देखते हैं कि यार इतनी क्या बड़ी बात हो गई है, इनके अंदर शायद कुछ एटलीस्ट फॉर द पॉलिटिकल एलीट, द रूलिंग एलीट, कोई ड्राइविंग फोर्स है कि इनसे बहुत डरते हैं वो, कि इनकी बहुत डरते हैं। और जाहिर सी बात है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है शायद, ये हो सकता है। और उन्हें ये भी लगता है कि जब हमने किसी की हेजेमनी कबूल करनी है, ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड हो और एक तरफ अमेरिका इसराइल का हो, तो हु वुड यू चूज? lesser of two evils, Iran, Masleh or I'm sorry, but Iran, I'm sorry, they are really bad guys. Ooh, very evil mullahs. But
ईरान, I mean, this is an absurd expectation कि आपको no, actually, you know, the American-Israeli project, the American-Israeli project ऐसे abandon किया, at the drop of a hat उसने आपको abandon किया. Yeah. Within a second. You were useful idiots. You were useful idiots, not 20 सालों से, not 40 सालों से, for literally the last 100+ years. Yeah. And अगर UAE की specifically बात करें तो 1970s onwards, they have just been, in fact, जो पॉलिसी कोट एंड कोट मुसलमानों के फेवर में जा रही थी when they were supporting international jihad, वो भी वैसलेज के स्टेटस के अंदर थी कि एज द वैसल यू वर अलाउड टू हैव दीज प्रॉक्सीज बिकॉज एट दैट टाइम पॉलिसी अलाइन कर रही थी. इट हैपन टू बेनिफिट अस, बॉस्निया चेचनिया अफगानिस्तान में मुसलमानों का फ़ायदा हो गया, ग्रेट. बट बियॉन्ड दैट, जैसे अगर बहुत ही प्रिंसिपल लेवल पे देखो तो इट्स नॉट इवन अ डिपार्चर फ्रॉम दैट. द वॉर ऑन टेरर वाज नथिंग डिफरेंट, जस्ट द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन. कि अब देखो, अब हम अब पहले तुम गुड गाइज थे, अब हम बैड गाइज हैं. Yeah. That's it. Now we have created a new threat. A new threat, and it just happens to be you and guys that look like you. So, are you on board? They're like, हाँ, we're on board because I don't know, दुबई मरीना की डेवलपमेंट हमने मुकम्मल नहीं की अभी, तो ज़रा 10 साल की मोहलत मिल जाए. Yeah. And during that time, by the way, जब इन्होंने apparatus डेवलप भी किया है, सिर्फ मैक्सिमम स्पाइंग apparatus है. It's just like dirty secrets, गंदी वीडियोस बनाना लोगों की. नहीं, Where is the missile program? Yeah. Where is the air force? Where is the ground force? Where is the वो military इसराइल इतनी force? पागल तो नहीं है ना, उन्होंने भी उनको इतना ही ट्रेन किया है कि वो इजिप्ट के अंदर कूक करा सकें, सूडान के अंदर कत्लेआम करा सकें, सोमालिया के अंदर सोमाली लैंड वाला कार्ड खेल सकें. अगर आपने उन्होंने भी backyard इतना ही की- काम किया बस. अगर आपके allies मतलब कम से कम चाइना ने हमें पावर तो किया है. फॉर नहीं, एग्जाम्पल आप तुर्की और अजरबैजान को देख लें. हाँ. तुर्की ने अगर अजरबैजान को पाला है हाँ, तो ड्रोन तो दिए हैं तो उसको. ब्रदर वो जंग लड़ने लायक हैं. तुर्की यूक्रेन को देख लें आप. हाँ. इवन नेटो की मिस यूज ऑफ द यूक्रेन कॉज कि वो इतना एक्सप्लॉइट करते हैं. आज अगर हम बात करें तो लास्ट नेटो समिट में क्या अप्रूव किया ट्रंप ने? कहा पेट्रियट मिसाइल बना लो. पेट्रियट मिसाइल का लाइसेंस ले लो, अपने मुल्क में बना लो. तुम साला तो कुछ नहीं बना पाए. हाँ, वहाँ पर तुर्की के साथ F-35 की बात हो रही है. वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान साथ उसकी बात हो रही, जे की, J-35 की, चाइना के थ्रू. और चाइनीज जो है वो तुम जो बाकी जहाज बनाते हो, तुम वो वो J-17 थंडर जो है वो तुम एक्सपोर्ट करते हो, तुम गरीब मुल्कों को वो जहाज बना के देते हो, राइट. रशिया की और अगर इंडिया की बात करें तो S-400 वगैरह, इट्स अ रियल थिंग. बहुत ठीक है. वो रफाइल भी अगर देख लें तो वो एक मुकाबले में जब आया तो, लेकिन कोई वो घटिया जहाज या घटिया एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है. कहा था रफाइल इज अ वेरी, क्या कहा था, capable craft, capable rig, but if employed in the right hands or whatever. Yeah. So, but नहीं, घटिया जहाज तो नहीं है रफाइल. of course. हाँ. S-400 घटिया सिस्टम तो नहीं है. एक बहुत हाई स्टेक्स लड़ाई में अल्लाह ने करम किया. मतलब हमारी ऑपरेटर्स की वो सलाहियत थी, अल्लाह की करम था, मशीन की सुप्रेमेसी थी, सब चीजें थी, बट वो घटिया नहीं हो जाती. इंडिया भी एक डिफेंस एक्सपोर्टर है. उसने अपने, ठीक है, इंडिया मैंने आप डिफरेंट अपने साइज के मुल्क देख लिया. मुझे लगता है इनकी साइज प्रॉब्लम बहुत बड़ा मसला है. आई थिंक साइकी प्रॉब्लम में बहुत मसला ये है कि जब वो साइज प्रॉब्लम ही इन्फॉर्म कर रहा है उनकी साइकी को. यानी अगर यूएई अपने आप को एक इनफरादी इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे पेश ही ना करता, अगर गल्फ कोऑपरेशन कमेटी हकीकतन एक सेंट्रलाइज यूरोजोन होता जहाँ एक पार्लियामेंट है इंडिपेंडेंट और उसकी वो नहीं था, आप नहीं बना पाए निज़ाम. तो अब आप अगर आप इंडिविजुअली आप छावनियों को देख लें, यूए की देख लें छावनी, बहरीन, कुवैत की, दे आर नॉट सस्टेनेबल छावनियाँ. आपके पड़ोस में ही ओमान बैठा हुआ है, ओमान को लाले पड़े हुए, तो आप तो ओमान को जॉर्डन के ऊपर जो अटैक किए हैं. जॉर्डन तो चलो फिर यार रम्प स्टेट, उस पर पानी नहीं है ना, उसका भी वही मसला है कि वो एक सिर्फ एंट्री टू सीरिया एक एरिया, वो कभी था ही नहीं अलग. माय पॉइंट इज कि ये जोग्राफियाई हैसियत इनको, ये भी प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी हैं कि आपकी जोग्राफियाई हैसियत क्योंकि असल नहीं है, जिसको ये इग्नोर करते रहे हैं और जो बताते रहे हैं कि हम तो जियो इकोनॉमिक्स का पार्ट हैं, ज्योग्राफी तो मैटर ही नहीं करती, हम तो मतलब इकोनॉमिक हब हैं. पाकिस्तान के टैंकों को जंग लग गया असल में. और ये भी होता है कि समवन वाज सेइंग कि जब भी प्रेशर में जाती है ना स्टेट्स, तो सो दे बिकम ओवर ऑप्रेसिव इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द कोर्स कि अच्छा गलती होगी, हमने कुछ गलत करना है, सॉरी गलती होगी है. मतलब बहरीन के ऊपर हमला हुआ है, इंस्टेड ऑफ बहरीन वो करता कि नहीं ये गलती होगी, हमें कोर्स करेक्शन करना है, हमें अपनी अगर हमने जंग लड़नी है या हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए, या मतलब कुवैत को शायद ये आइडिया है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ करना है, तो हमने अपनी अवाम को, जो होता है ना कि सबसे पहले अपनी अवाम के पास जाते हैं. मतलब हमने मतलब फॉर एग्जांपल अफगान का जो मॉडल है कि मैंने मेरे से मसला हुआ है आर्मी के साथ, तो मैंने अवाम को कह दिया कि आज भी सड़कों पे, राइट. दे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट
इन्होंने मज़ीद ऑपोजिट isolate किया किया है वहाँ कि अब हम जितनी भी हमने दी हुई है ना सिटीजनशिप्स उनको हम रिवोक करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दे स्टार्टिंग डूइंग दैट. बहरीन ने आई थिंक कुछ 400-500 कोई 4-5 हज़ार बंदों की ये सब ने ये ईरानियों को हिट किया. हाँ, ईरानियों ने प्राइमरीली शिया पॉपुलेशन को हिट किया ये हिट किया. कि इनकी सिटीजनशिप रिवोक कर देते हैं, इनको जेल में डालना शुरू कर देते हैं और टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर देते हैं. इससे शायद हम जंग जीत, मतलब वही जो इसराइलियों ने भी जो इनको दिमाग में पट्टी पढ़ाई हुई है ना. मुझे तो द मोर आई रीड इनटू दिस स्टफ अब्राहम अकॉर्ड को, इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद जो मुझे आइडिया हुआ कि ये इन स्टेटों का बुनियादी जो सर्वेलेंस का सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसराइलियों ने ही बनाया हुआ है. और ये शुरू से इंस्टेड के ये पाकिस्तान से करीब होते या मतलब इवेंचुअली इवन सऊदी से या तुर्की से ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप में रहे हैं इसराइलियों से. तो इनकी ट्रेनिंग ही इसराइल के थ्रू ही हुई है. यार बट इनको कुछ सक्सेस नज़र नहीं आती कि इजराइलियों ने फ़िलिस्तीन में गाज़ा स्पेसिफिकली अगर देख लें या वेस्ट बैंक में देख लें कामयाबी हासिल तो की है. वो उसका मटेरियल कामयाबी को देख के वो ये कहते हैं कि हाँ यार ये हम भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यूएई की जो करीब गुर्बत है इंडिया के साथ वो चुभती तो है बहुत कि यार हम मतलब लिटरली पाले हैं इस मुल्क को, इसको लिटरली उंगली से पकड़ के चलना सिखाया है. बट कश्मीर पे लेट से देख लें सर्वेलेंस अपरेटस के अंदर और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर कश्मीर कॉज को लेके इसराइल यूएई इंडिया एक पेज पे हैं. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग राइट कि यूएई को क्या गर्ज है. बट उस एक पेज पे रहने से उन्होंने देखा तो है कि पाकिस्तान ने इवेंचुअली कश्मीर को उसको अबैंडन कर दिया और इंडिया फेयरली कामयाब हो गया कश्मीर के अंदर. एंड देयर सीइंग दैट लाइक हाँ हम भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. लाइक यू हैव टू लाइक एक्नॉलेज द फैक्ट कि जो मटेरियल सक्सेस बेची जा रही थी उनको इट हैड सम मेरिट. यानी बाकी अपोजिशन में क्या बेचने को था. ईरान के पास अपनी गुर्बत थी, भूख की. तो जंग ने साबित किया कि वो तेरी खैर हो गए कि 40 साल से छनकना नहीं बजा रहे. उनको तो ये नजर आ रहा ना कि सीरिया में नाकाम उनका मलिशा ग्रुप्स, इराक में बदमाशियाँ, गली मोहल्ले, वो मे बी द एस्थेटिक्स ऑफ उनकी गुर्बत और हमारी कामयाबी व्हाट कन्विंस्ड देम आई डोंट नो. दे वर लिविंग टू ग्रैंड या क्या. बट looking at a Pakistan, looking at an Iran, looking at a Iraq, looking at a Syria, looking at a Libya, they were like हाँ ठीक है ये छक्कू हैं सारे, हमें पता है हम प्लाजो में हैं. फिर इनके खुशामद करने वाले उलमा, वाइजीन, इंटेलेक्चुअल्स, लिखने वाले वो सब कहते हैं कि हाँ भाई हाँ पीस है, स्टेबिलिटी है, दुबई प्लाजा, पीस है, स्टेबिलिटी है. मतलब वो प्लाजा कॉल्ड दुबई मॉल. किसी के पाकिस्तान डजंट हैव अ दुबई मॉल. वो अब्दुल्ला बिन बया का पूरा जो थीसिस है कि जो पीस स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. और what comes out ऐसे so called stability, ये वही वाली बात होगी. हमने stability for whom, हमने तालीम देनी है लोगों को. stability for तालीम for whom, तालीम टू व्हाट एंड, क्या पढ़ा रहे हो हमें. क्योंकि तालीम होगी ना किसी मुल्क के पास तालीम हो ना तो क्या पढ़ा रहे हो. याद है यहाँ तक कहते होते थे ये सारे लोग जो न्यू ट्रेडिशनलिस्ट हैं कि ये शैतान है जो डिस्टर्ब करता है ना, जो डिस्ट्रप्टिव कुव्वत है ना, राइट. केओस वो कहते हैं कि जो केओस जो कहते हैं ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर वर्सेस केओस, ये बात कहते हैं. जो ये शैतानी सिफ्त है. जो ऑर्डर है वो खुदा की सिफ्त है कि हर चीज एक ऑर्डर में हो. व्हाट इज ऑर्डर? दैट द यूक्रेनियन मॉडल इज ऑन द 111th floor of the Dubai Plaza and she takes a dump and it goes down and some Bengali worker pumps out the shit and puts it in a यही है ना, that's what it is. The fact that you don't even have a plumbing system, is this order? यानी इंडिया की मैं एक बात करता हूँ. इंडिया में लोग कहते हैं इतने मिलियन लोगों के पास टॉयलेट नहीं है. You mean to tell me बाकी बिलियन के पास टॉयलेट है? Salute sir. You have indoor plumbing for a billion people. That compared to UAE is more impressive. पाकिस्तान में 250 मिलियन, so many million kids are out of school. So you mean to tell me 25 करोड़ के मुल्क में इतने करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं? Which is like of course insane. 50%. So I think they looked at the problem in a perverted like गलत तरीके से. ऑर्डर किसको कह रहे हैं हम? वो ओनली फैन मॉडल का वहाँ रहना, वहाँ पे वो एंड्रू टेट का नाचना, व्हाट के रात को वहाँ पे आई रिमेम्बर वो जो कि यार रात को ना वहाँ पे मैं अपना बटवा छोड़ दिया मेरी लैम्बोर्गिनी की छत के ऊपर एंड मैं वापस आया तो वो फिलिपिनो जो वर्कर थी उसकी जरूरत नहीं हुई कि उसको पता था कि इंटेलिजेंस वाले जो है उसके सारे जोड़ तोड़ देंगे आके. I'm like, what is the hard sell here? Is this order? फिर अगर ऑर्डर्ड सोसाइटी की बात करनी है तो फिर तो मगरब भी फारिग है, फिर तो चीन है. ऑर्डर्ड सोसाइटी की बात करनी है कि सोशल क्रेडिट स्कोर होता है वहाँ तो लोग. मेरा भी जानने वाले एक वफ्त में गए, एक मजहबी वफ्त में, वहाँ पे ना उनको वाइट वॉश करने के लिए ना मुख्तलिफ मजहबी वफ्त बुलाते हैं कि वीगर और हुई बुलाते हैं. मेरे एक जानने वाले उसमें गए वो गालियाँ दे रहे
बददुआएं कि यार क्यों आए हम इसके ऊपर, ये तो फ्रॉड है। दी वफ्त जिसने वहाँ पे साबित करना था कि पाक चीन जो है बड़ा वो मजहबी हमारा बिल्कुल फिगर ठीक, उस वफ्त को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। नो वे। वो कहते थे सर यहाँ नहीं पढ़नी, आप अंदर के कमरे में जाके पढ़ें नमाज के टाइम। और वहाँ उज़र के तहत फिर जो वहाँ उलमा हजरात थे, आपको पता है उलमा का काम होता है हीला निकालना, वो गुंजाइश निकालना, तो उन्होंने कहा हाँ उज़र के तहत हम जमा कर लेते हैं। हनफी जमा नहीं से जमा करवा लो तुम, वो जमा करके प्राइवेट में स्टफ पढ़ के। माई पॉइंट इज कि अगर ऑर्डर, इफ देयर इज सम एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्डर टू बी डिजायर्ड, तो चाइना से बेहतर क्या है? वो देखो वो मोबाइल ऐप में बता देते हैं कि तुमने जो है वो कल 1 ट्रैश फेंका था, 1 होल ट्रैश, इसलिए आपका 1 सोशल स्कोर कम 1 सोशल क्रेडिट कम हो गया। यूएई वगैरह क्या थे यार, आई डोंट गेट इट। लाइक आई हैव बीन टू दीस सोसाइटीज मेनी टाइम्स। मुझे समझ नहीं आता कितना ओवररेटेड होता है दिस आइडिया ऑफ के बट द आइडिया सोशल यू नो कोहेजन है और व्हाटएवर। उस आइडिया का टाइम था जो लास्ट किया, मतलब हमारी तो उम्र, सिंगापुर भी यही कुछ है। हमारी उम्र इस तक गुजर गई। ये सारे जो थे सारे न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स, पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स, हसन निसार साहब हो गए सारे, इवन हाँ हसन निसार, पुराने वाले भी ले लो, नए वाले भी ले लो कि सर यूएई। हाँ वही खल्ली वल्ली में यूएई में खड़ा हूँ आज, 2 गरीब को मारा है इन्होंने मेरे सामने, बड़ा मजा आया यार। किसी ने ट्रैफिक, अच्छा मैं वो देखता हूँ वो जुनैद अकरम जो है ना बेसिकली बुनियादी तौर पे इंसानों से नफरत करता है। लाइक एनी गुड मिलेनियल का, आई डोंट थिंक वी आर like any good millennial का, he's supposed to just hate humans. Like there's a whole segment वो जो करता होता है, which is he hates traffic. It's a whole segment he does like every other month. कि he goes in traffic and he hates poor people for being poor. कि देखो तुम वो तोड़ रहे हो, इशारा तोड़ रहे हो और whatever. And then juxtapose that with the UAE or whatever. कमिंग बैक टू Sorry. द लास्ट थिंग, वो असल में 2-3 नहीं but you know social trends and human behavior influenced by the कि UAE गल्फ ने क्या चीजें इस तरह why they did what they did. Because top down यही था, हम कहते थे कि मुझे तो शॉपिंग मॉल में एसी था, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ सबवर्जन। शॉपिंग मॉल में एसी था, या मसाज पार्लर में फिलिपिनो भी थी, गोरी भी थी, हर किस्म की औरत थी। ये लिटरली ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट, मतलब हुद भाई साहब ने पूरे आर्टिकल छापे हुए कि पाकिस्तान टूरिज्म का हब नहीं बन सकता बिकॉज रंडी खाना नहीं है यहाँ पे, लिटरली शराब खाना नहीं है या नाचने के क्लब नहीं है। ही इज राइट इन अ सेंस कि मॉडर्न टूरिज्म इज डिफाइंड बाय दिस। नो बट देयर इज नो अदर साइड टू टूरिज्म। नहीं, मॉडर्न टूरिज्म की तो ये एक साइड है लाइक। चलो इफ यू वांट टू कॉल इट मॉडर्न टूरिज्म, बट व्हाट इज टूरिज्म एंड व्हाई इज इट डिजायरेबल? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. What about eco tourism? What about family tourism? What about religious tourism? These things are not पैसे लेना मकसद है ना. एंड देन शबर जैदी साहब वो सारा वक्त लगे होते हैं कि क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं आप लोग, वो सिनेमा घर नहीं है, कोई ड्रामा है, वो फिर चलो एक मोज़ेज़ अंदाज में आर्ट्स वार्ट्स की बात करते हैं. आई कैन स्टिल रिस्पेक्ट बिकॉज आई लाइक शबर जैदी. हाँ बस एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बस मैं थक गया हूँ. हाँ थक गया, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया. ऑफ कोर्स ये किताब पूरी पढ़ ले कोई बंदा तो उसके लिए बेहतर ही होगा. लेकिन 2-3 डिप्लोमेटिक केबल्स को मेंशन किया गया. पहली बात तो यूएई के अंदर ये पहली बात उन्हें पता लगी थी कि अगर इन्फ्लुएंस करना है अमरीकियों को तो इसराइलियों के थ्रू करना है. दूसरा जो अमेरिकन एम्बेसडर्स वगैरह थे वो यही बताते थे कि यूएई क्या कहता है कि वैसे तो ऑन द कोर्स ऑफ थिंग हम जीसीसी हैं, वी आर वन यूनिट, हम सब मुत्तहिद हैं व्हाटएवर ईरान के खिलाफ. लेकिन यूएई के डिप्लोमेट्स ने ये बात एक्नॉलेज की थी कि सबसे बड़ा जो उनका एडवर्सरी है इन द रीजन आफ्टर ईरान, इट्स सऊदी अरब. इट्स नॉट इसराइल और इट्स नॉट एनी कंट्री एल्स. सऊदी अरब एंड कतर. एंड सऊदी अरब एंड कतर का साइज बहुत छोटा है. कतर उस तरह से नहीं है मे बी ऑन द आइडियोलॉजिकल फ्रंट, लेकिन स्पेशली उन्होंने कहा कि मिलिट्री फ्रंट के ऊपर कोई बंदा अगर हमें खतरा दे सकता है तो वो सऊदी अरब है. पॉलिटिकल रियलिटी देखो, सऊदी अरेबिया इज हियर टू स्टे. Of course, आले सऊद मतलब they're here to stay. House of Saud. House of Saud is here to stay. Not कि मेरी कोई particular कोई वो है love lost के हो आले सऊद, but वो एक reality है political. Yeah. Like they have a unlike this thing. Unlike the different small families. तो they are an existential threat to the monarchical छोटी families because ये सब सऊदी अरेबिया की territories हो सकती हैं at one point. And Iran and vice versa. Yeah. Right? खलीज की सारी पट्टी जो ईरान कहता है ये मेरी है. Historically. Persian Gulf. That is the Persian Gulf. So that was it, I guess. Yeah, that's. I hope लोगों को presentation पसंद आई थी. They like the film, like, share, so we will subscribe. link all the books and quotations and citations in the link. Please watch the film on the Eon Updates channel. Yeah. Please. And any question can be referred to
द नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला। द नेक्स्ट ईयर? आई डोंट नो क्योंकि ये गल्फ वाला टॉपिक मैं पढ़ के थक गया हूँ। हाँ, we're not. So we're not doing any No more Gulf. We're done with the Gulf. thing. I think ground invasion start होने लगी है। So Yeah, I think let's so. see. Holy shit, by the way. I think ground invasion See you in the start next होने लगी है। दुआ कीजिएगा ग्राउंड इन्वेजन ना हो, अमन से ये रिजॉल्व हो जाए और पाकिस्तान का सालसी का किरदार जो है वो किसी तोड़ पहुंचे। साथ स्टॉप मेकिंग दैट फेस। साथ बहुत खिलाफ था, बट मैं आपको पता साथ हूँ। पाकिस्तान इज अ ग्रेट आर्बिट्रेटर। Yeah. थैंक यू, बाय।